हाय, मैं रचना वर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है दो सखियाँ। ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दो सखियाँ। मालिन क्यारियों को निरा रही थी। ऊपर से रघु ने आकर कहा, ऊपर जा, बाई साहब बुला रही हैं। मालिन घबराई। सवेरे ही सवेरे बाई साहब ने बुलाया है? कोई अपराध तो नहीं हो गया है? वह हाथ की खुरपी भी रखना भूल गई। क्षण भर में हाथ में खुरपी लिए बाई साहब के सामने जा खड़ी हुई और पास ही उसकी धोती का पल्ला पकड़े खड़ी थी उसकी छोटी सी बेटी रमिया। मालिन, रोज रोज हमारी मुन्नी पढ़ने जाती है और स्कूल में बैठी बैठी थक जाती है। इधर तुम्हारी रमिया दिन भर घास खोदती है और बगीचे में मज़ा करती है। अब यह ना होगा। रमिया को भी पढ़ने जाना पड़ेगा। स्कूल जाती, साथ लौटती और साथ साथ पढ़ती। अब मुन्नी को भी कोई शिकायत ना थी। वह मुफ्त में पढ़ने जाती है और रमिया दिन भर मज़ा करती है। दिन जाते देर नहीं लगती। देखते देखते दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। दोनों जिस दिन से साथ साथ पढ़ने जाने लगी उनमें सद्भावों के साथ साथ गाढ़ी मैत्री भी हो गई। मुन्नी अपने किसी भी व्यवहार से यह न प्रकट होने देती कि रम्या उसकी आश्रित मालिन की बेटी है। रात को रामी जरूर माँ के पास सोती थी। बाकी सारे समय मुन्नी उसे नीचे आने ही ना देती थी। इसी साल दोनों ने मैट्रिक की परीक्षा दी है। मुन्नी के पिता मुन्नी के ब्याह की तैयारी में हैं, पर रामी की माता के सामने एक समस्या थी। वह सोच रही है, रामी इतना पढ़ गई है, चाल ढाल बात व्यवहार से वह मुझ अनपढ़ की लड़की से जान ही नहीं पड़ती। मैं इसका विवाह कैसे करूं और कहाँ करूंगी? फिर वह सोचती नहीं कि विवाह कोई बात नहीं, मेरी रामी स्कूल की मास्टर बनेगी और जब रामी मुझे यहाँ मालिन का काम ना करने देगी तो क्या मैं अपने इतने अच्छे मालिक को छोड़कर चली जाऊंगी? यहाँ मेरी ज़िंदगी बीती है, यहीं मरूंगी भी। रामी दिन भर दूसरी चिंता में घूमा करती थी। उसे माँ के साथ बगीचे में काम करने में लज्जा और संकोच मालूम होता था, पर यह भी ना सहा जाता था कि उसकी माँ दिन भर मेहनत करे और वह बैठी रहे। माँ को काम करते देख उसे बड़ी वेदना होती थी, पर दूसरा कोई उपाय भी तो ना था। उसने सोचा, परीक्षा फल के निकलते ही चाहे पास हूँ चाहे फेल, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर लूँगी। 15-20 रुपए ही मिलेंगे तो क्या हुआ? माँ को तो दिन भर की मजदूरी से छुटकारा मिलेगा। माँ ने बहुत कष्ट उठाया है, अब वे बूढ़ी हो चली हैं। अब उन्हें अधिक दिन कष्ट ना सहने दूंगी। और इसी निश्चय के अनुसार उसने कई स्कूलों में प्रार्थना पत्र भी भेज दिया। मुन्नी की खिचड़ी अलग ही पक रही थी। उसे चिंता थी रामी के ब्याह की। वह सोच रही थी, हम दोनों दोनों साथ पढ़ी और बड़ी हुई, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा दी, और अब विवाह केवल मेरा हो रहा है। रामी का भी तो विवाह होना चाहिए। रामी का विवाह उसकी माँ के लिए ना होगा और फिर रामी को पढ़ा लिखा कर किसी अनपढ़ के गले से बांधना भी कितना बुरा होगा। पिता की लाडली मुन्नी अपने इन उठते हुए भावों को दबा ना सकी। एक दिन पिता से बोली, बाबूजी, रामी को तुम्ही ने पढ़ाया लिखाया है, उसके विवाह की फिक्र भी तुम्ही को करने पड़ेगी। अब उसका विवाह किसी गंवार से तो ना हो सकेगा। पिता ने आश्वासन के स्वर में कहा, इस विवाह के बाद रामी के विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आ रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से बम्बई पहुँच चुके हैं। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी
दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही थीं। मुन्नी बड़ी ही प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को भी खुश रहने के लिए विवश करती रहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वह कोई सुंदर सा तेरे ही सरीखा पढ़ा लिखा वर खोज कर तेरा भी विवाह कर देंगे। और मुन्नी बड़ी प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना चाहती थी और दूसरों को भी खुश रखना चाहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर सा टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वह कोई सुंदर सा तेरे ही जैसा पढ़ा लिखा खोजकर तेरा विवाह भी कर देंगे। और मुन्नी ने एक हल्की सी चपत रामी के गालों पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। मुन्नी हंसते हुए बोली, ऐसा तो मत बोल रामी, तू मुझसे डरती नहीं? मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार के मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब दिख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुझसे गोरी हूँ पर सुंदर तू ही है, मुझसे ज़्यादा है। अच्छा देख, तुझसे कह देती हूँ, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि वह फिर मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बहुत फर्क है हम दोनों में। तुम मुझसे गोरी भी हो, सुंदर भी हो, पर फिर भी तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पति के सामने ना आऊंगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उससे कड़भर भी ना लूंगी। अब खुश हुई? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज़्यादा तू ही है। मेरा दिल कहता है और यह दर्पण भी कहता है, जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो, जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर होगा, और चाहे बंदर को भी सुंदर कह दे, रामी ने कहा और एक फूलदार में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर धम से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहाँ बंदर कौन है, तू कि मैं? बोलना। रामी ने कहा, न तुम न मैं, पर कहीं वे तीसरे को ही सुंदर बता दे तो? जगत सिंह को लेने उनके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंचे थे। घर आए। बहुत देर तक घर में हलचल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वह सोने के लिए अपने कमरे में आया। कपड़े बदलकर वह लेट गया। वह सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट के बाद आंधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजों को पटकते खोलते अंदर आई। एक हाथ से वह रामी को घसीटते हुए ला रही थी और बोली, भैया, सोने से पहले मैं तुमसे एक बात का फैसला करना चाहती हूँ। सच सच कहना, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ कि यह? जगत हंस पड़ा। मुन्नी, तू अभी तक निरी बच्ची ही है। जा, मुझे सोने दे, मैं थक गया हूँ। और वह करवट बदलकर सो गया। भैया, तुम अभी तक बड़े खराब हो, कहती हुई मुन्नी रूठ कर चली गई। किंतु इसके बाद जगत सो न सका। उसके सामने रह रहकर शर्माई हुई रामी का चित्र आ जाता था। वह यही निर्णय ना कर सकता था कि यह लड़की कौन है। विवाह में दूर दूर के बहुत से संबंधी रिश्तेदार आए होंगे। मुमकिन है उन्हीं में से किसी की लड़की हो, पर इसे तो जगत ने कभी देखा है। चेहरा भी जाना पहचाना हुआ सा लगता है। जिस बात का उत्तर वह मुन्नी को ना दे सका था, वही उत्तर बार बार उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कितनी सुंदर लड़की है। सुबह 6 भी न बज पाए थे कि मुन्नी के उद्यम के मारे जगत का सोना मुश्किल हो गया था। जगत उठकर बैठ गया। मुन्नी से बोला, मुन्नी, जरा गंभीर बनो बहन, अब तेरी शादी होने वाली है। जगत की दृष्टि दरवाजे की ओर गई। दो सुकुमार पैदल दरवाजे की ओर में ठिठक गए थे। मुन्नी ने जैसे जगत की बात सुनी ही ना हो, बोली, भैया देखो, रामी अब तुमसे शर्माती है, आती नहीं अंदर। वह देखो वहाँ खड़ी है। और एक बार भैया, तुम्हें याद है ना, वह कितनी मछली थी कि तुम से शादी करेगी,
और फिर जब तुमने कहा कि तुमसे ने शादी कर ली और इसे पैसे दे दो, तब कहीं आप मानी। मुन्नी एक सांस में यह सब कहकर हंस पड़ी। जगत सोच चौंक पड़ा। और यह रामी है? फफाओ रामी, अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? चाहो तो 2 पैसे और ले लो, कहकर वह हंस पड़ा। रामी लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई, पर वह खुलकर जगत से बातचीत न कर सकी। न जाने कहाँ की लज्जा ने उसके जबान पर ताले डाल दिए। वह चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश की, पर उसका सिर ऊपर ही ना उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूँ। मुन्ने के समझ में नहीं आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, तू बड़ी खराब है रामी, तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तो उनसे नहीं बोली, मैं तुमसे भी ना बोलूँगी। रामी ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरी अपमान करने की नियत नहीं थी। तुमने छुटपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मैं मारे मरी जा रही थी। फिर कैसे बोलती? और दोनों सखियां उसी समय में मेल हो गया। उस दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थीं। मुन्नी सेकंड डिवीज़न में थी और रामी फर्स्ट में। मुन्नी ने इससे कुछ बुरा न माना। वह रामी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, देख रामी, तू सभी में मुझसे बढ़ती है। मैं सेकंड में पास हुई और तू फर्स्ट में। यह ठीक नहीं, तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रामी ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ रही हूँ। विवाह तुम्हारा ही पहले हो रहा है, कौन जाने तो इसमें भी मुझसे आगे बढ़ जाए। यह कहती हुई मुन्नी भाग गई। रामी जगत के कमरे से फूलदान लेकर बाहर ही आ रही थी कि इतने में वह पहुंच गया। वह कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रामी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। फिर बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रामी घबरा गई। इधर उधर देखते हुए बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी, जाओगी तो नहीं? रामी का स्वर कांप रहा था। वह बोली, ठहरूंगी, पर पहले आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रामी का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास जाकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें स्वीकार है? रामी कांप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है? मैं मालिन की लड़की हूँ और आप क्षत्रिय। फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अब रामी कैसे बोले? सिर नीचा करके वह खड़ी रही। पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि यह मौन स्वीकृति का सूचक है। वह अधीर होकर बोला, रामी उत्तर दो, हाँ या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है, इनकार करोगी तो मैं तुम पर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं। रामी फिर चुप हुई। जगत से ना रहा गया। उसने फिर रामी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर इधर उधर ना जाऊंगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ, कहती हुई हाथ छुड़ाकर रामी भाग गई और सीधी जाकर अपनी माँ की खाट पर लेट गई। उसने मन ही मन कहा, रामी के चंडी ठाकुर, तुम ही रामी को भुला देते तो रामी की दुनिया में कौन रह जाता। जगत ने अपना निश्चय अपने पिता से कहा। पिता के पास काफ़ी पैसा था, रुपयों का भी उन्हें लोभ ना था। फिर वे स्वयं रामी को बहुत चाहते थे। इस बात पर किसी को कुछ एतराज हुआ तो जगत की माँ को। वे किसी बड़े आदमी से ही संबंध जोड़ना चाहती थीं। एक मालिन की लड़की से ब्याह कर उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। पर उनकी कुछ ना चली। एक ही मंडप में रामी का विवाह जगत से और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया।